तो आज हम बात करेंगे चैप्टर बातचीत में, जिसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, यानी कि बातचीत किस प्रकार की विद्या है। ऑप्शन ए है उपन्यास, बी कविता, सी निबंध और डी है नाटक। तो बातचीत जो है वो एक प्रकार का क्या है, निबंध है। बातचीत एक प्रकार का क्या है, निबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि बातचीत जो है शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। निबंधकार यानी कि लेखक जो है वो कौन है। पहला है ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह या डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसके जो लेखक हैं वो है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी। अब तीसरा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म, तो ऑप्शन ए है हमारा 23 जून 1884, बी 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902 और डी 18 दिसंबर 1834। तो इसके जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844। अब अगला सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है देनी प्रसाद भट्ट, बी बेनी प्रसाद भट्ट, सी टेनी प्रसाद भट्ट या डी सेनी प्रसाद भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम है ऑप्शन बी बेनी प्रसाद भट्ट। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा कि बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए है प्रभावती, बी पार्वती, सी लीलावती देवी या डी अमरावती देवी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पार्वती देवी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट की जो माता थे उसका नाम था पार्वती देवी। अब है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। एक होता है काल और एक होता है युग। इसमें जो है बात किया गया है युग के बारे में। तब बालकृष्ण, ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, बी प्रेमचंद युग, सी द्विवेदी युग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा भारतेंदु युग। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन ए है हमारा बातचीत की शैली या भाषण की शैली, संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही सब आंसर होगा वह है बातचीत की शैली, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला सवाल की ओर चलेंगे। तो हमारा अगला सवाल जो है वह है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, यानी कि किस पत्रिका को उसने छपवाया था, संपादन किया था। तो ऑप्शन ए है धर्मयुग, बी समालोचक, सी हिंदी प्रदीप या डी काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका। तो इसका सही उत्तर है हिंदी प्रदीप, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादन किया गया था। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 9। सवाल हमारा है बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है। कि जब हम बातचीत करते हैं तो उससे भाव बनकर क्या निकलता है। ऑप्शन ए में है क्लेश, बी द्वेष, सी है मवाद और धुआं या डी ईर्ष्या। तो इसका सही उत्तर है मवाद और धुआं। बातचीत के माध्यम से मवाद और धुआं जो होता है वो भाव बन करके बाहर निकल जाता है। अब अगला सवाल हमारा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के कवि थे। एक थे युग के, इसे पिछले वाले सवाल में पढ़े थे किस युग के कवि है, और यहाँ पर हमारा है कि किस काल के रचनाकार थे। इसका ऑप्शन है आदिकाल, भक्ति काल या रीतिकाल या आधुनिक काल। तो इसका सही जवाब है आधुनिक काल, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे आधुनिक काल के कवि थे। और युग में बात करें तो वो थे भारतेंदु युग के कवि, जो इससे पिछले वाले ऑब्जेक्टिव में हम लोग पढ़े हुए थे। तो चलते हैं अगले सवाल पर। अब है अगला सवाल कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा। तो इसके ऑप्शन है हमारे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद या नामवर सिंह। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। किसी भी चीज़ से जब हम संवाद करते हैं किसी व्यक्ति से तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है। ऑप्शन ए है तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता या डी प्रवाहपूर्ण भाषा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आत्मीयता, यानी दोनों के बीच की आत्मीयता सही रहनी चाहिए जिससे कि संवाद बेहतर ढंग से हो। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो कब मरे थे, उसका मृत्यु कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है हमारे 20 जुलाई 1902, बी नंबर 20 जुलाई 1914, सी 2 जुलाई 1924 या डी 20 अगस्त 1904। तो इसका सही उत्तर जो है वो है हमारा 20 जुलाई 1914, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है दमयंती स्वयंवर की किस लेखक की रचना है। ऑब्जेक्टिव में अधिकतर पूछ देता है। तो ऑप्शन ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी मलयज, सी बालकृष्ण भट्ट या डी भगत सिंह। तो इसके जो सही उत्तर है वो है हमारे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो दमयंती स्वयंवर के रचना किए हुए थे। अब चलते हैं अगले पर। अब है कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार जो कह रहे थे कि बातचीत करने का जो हुनर है, बात करने का जो हुनर है वो किसके पास है। ऑप्शन ए अमेरिका वासियों के पास, कि जापानियों के पास, कि यूरोप के लोगों के पास, कि हमारे पास। तो बातचीत करने का जो सबसे हुनर है वो सबसे अधिक जो है वो है यूरोप के लोगों के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी वो हमारा है सही उत्तर। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, जो किसका मत है, यानी किसके अनुसार जो है असल बातचीत वो दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। भट्ट जी के अनुसार, कि एडिसन के अनुसार, कि तुकाराम के अनुसार, कि नेहरू जी के अनुसार। तो असल बातचीत जो होगा उसका जो कथन था वो था एडिसन के अनुसार। एडिसन जी कहते हैं कि असल बातचीत जो होता है दो व्यक्तियों के बीच में होता है, अर्थात यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में मिलता है तो वो अपना दिल खोल कर आपस में बात करते हैं, और ये कथन था एडिसन का। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, यानी ये किसका कथन था कि बोलने से है मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑप्शन है बेन जॉनसन, सी मार्क जॉनसन, सी नील जॉनसन या लीन जॉनसन। तो इसके ऑप्शन जो सही है वो होगा हमारा बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जी ने कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात जब मनुष्य बोलता है तब उसके अंदर की बुराई और अच्छाई के बारे में पता चलता है। व्यक्ति के मौन रहने से उसके अंदर की रूप के बारे में पता लगाना थोड़ा कठिन सी बात हो जाता है। ये किसका कथन था, ये था बेन जॉनसन का। अगला प्रश्न अगला है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन ए स्मरण शक्ति, श्रवण शक्ति, वाक शक्ति या दिव्य शक्ति। तो इसका सही उत्तर है वाक शक्ति। वाक शक्ति यानी कि बातचीत करने का तरीका। अगर हमारे अंदर बोली नहीं रहेगा तो हम जानवरों की भांति क्या रहते, गूंगी रहते, और सारे सृष्टि भी गूंगी प्रतीत होती है। यानी किसकी कमी से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो भारी, ऑप्शन ए है भारी या बोझिल, बी हल्का या स्वच्छ, महिला कुचेला या क्रोधपूर्ण। जब भी कभी भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो उससे हमारा जो मन होता है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर था अगला क्वेश्चन हमारा है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। रॉबिन्सन क्रूसो थे एक बार अपने नाव से निकले हुए थे, तो वो एक टापू पर फंस गए थे जहाँ पर उन्हें कुछ वर्षों तक जो है मनुष्य को मुख देखने के लिए नहीं मिलता, यहाँ तक कि वो किसी मनुष्य की बोली तक भी नहीं सुने थे। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक या 17 वर्ष तक। इसका सही उत्तर है 16 वर्ष तक। 16 वर्षों तक जो था रॉबिन्सन क्रूसो को किसी भी व्यक्ति के मुख से एक शब्द भी सुनने को नहीं मिला था। अगला प्रश्न है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के बाद जो शब्द सुना था वो भी किसके शब्द से पहला मुख सुना था। ऑप्शन है फैराडे या फ्राइडे, जॉनसन या एडिसन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फ्राइडे। 16 वर्षों के बाद जिनके मुख से जो रॉबिन्सन क्रूसो ने एक मुख शब्द सुना था वो थे फ्राइडे। अगला प्रश्न है हमारा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अर्थात बातचीत की कला। तो सवाल है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन है भारत के, यूरोप के, अफ्रीका के या कनाडा के। तो इसका सही जवाब है यूरोप के लोगों के पास। बातचीत करने का जो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो यूरोप के लोगों के पास है। अब अगला प्रश्न कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत किन लोगों के बीच में हो सकती है। 2, 3, 4 या 2 या 7, 8। तो असल बातचीत जो होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में होता है। बताए थे एडिसन ने कि जब दो व्यक्ति आपस में मिलता है तो वो दिल खोल के बात करता है। जैसे ही 2 से 3 होते हैं तो वो बात जो होती है वो कुछ दूर हो जाती है। तो इसका सही उत्तर था 2 कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। अब है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुंदर किन की बातचीत में उमड़ चला आता है। ऑप्शन ए है 2 हमजोली सहेलियों की बातचीत में,
2 पुरुषों की बातचीत में, 2 बच्चों की बातचीत में, 2 मूर्खों की बातचीत में। तो इसका सही उत्तर है 2 हमजोली सहेलियों की बातचीत में। जब 2 हमजोली आपस में बात करती है तो उनके बीच जो है रस का समुंदर वो उमड़ पड़ता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थल यानी कि उसके मूल निवास कहाँ थे। लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। लेकिन अभी फ़िलहाल में कभी कभार इलाहाबाद नहीं रहता है, क्योंकि इसका जो नाम है वो बदल करके इलाहाबाद को प्रयागराज रख दिया गया। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर प्रयागराज रहे तो प्रयागराज भी हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया गया है। अगला सवाल है हमारा, नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण, यानी कौन वैसे लोग होते हैं जो नौजवानों की निंदा को लेकर के बातचीत करते रहते हैं। ऑप्शन है नवयुवतियों की, बी महिलाओं की, सी बुजुर्गों की या 2 बुढ़ों की। तो नौजवानों की निंदा करने की बातचीत का जो मुख्य प्रकरण होता है वो 2 बुढ़ों की बात होता है। जब 2 बुढ़े आपस में बातचीत करते हैं तो वो हमेशा नौजवानों की क्या करते हैं, नौजवानों की निंदा करते रहते हैं। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, यानी 2 बुढ़ों की बातचीत। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा किसने जगाई। यानी कि जब लेखक जी बचपन में थे तो उनके मन जो था वो अध्ययन में नहीं लगता था, अध्ययन की रुचि में उन्हें ज़्यादा मन नहीं लगता। तो उसके मन में किसने लालसा जगाया था। ऑप्शन ए पिता ने, माता ने, मामा ने या भैया ने। तो इसका सही उत्तर है हमारा माता ने।